Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning 8th Standard History, Chapter number 12, India Gains Independence. So आज हिस्ट्री के इस लेसन में हम देखेंगे कि इंडिया कैसे इंडिपेंडेंस गेन करती है, क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं. So let's begin the chapter. During the period of Second World War, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव. सो जैसे वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ अलग अलग अलाइंसेस बना करके वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी. उस टाइम इंडिया का जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया, बढ़ गया. द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ. सो वही टाइम पीरियड था जब जो हमारा डिमांड था इतने सालों का, इतने सदियों का, इतने सेंचुरीज़ का कि हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहिए, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, और भी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आ गया. उसका रीज़न ये था कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे या रेवोल्यूशनरीज थे, उन सब ने अपने कोशिशों को काफ़ी तेज़ कर दिया, और लोगों को भी, कॉमन मैन जो थे उनको भी ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो सारे लोग मिल करके हर तरीके से, हर पॉसिबल वे से ब्रिटिशर्स को रिवॉल्ट किए जा रहे थे. द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज्ड इट वॉज नेसेसरी टू टेक सीरियस नोट ऑफ इट. सो विद दिस, ब्रिटिशर्स के जो रूलर्स थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सबको रियलाइज़ होने लगा कि अब इसके बारे में कुछ ना कुछ सीरियसली करना पड़ेगा. बिकॉज ना कि इंडिया में ही बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहाँ कहीं पर भी इंडियंस रह रहे थे, वो जा कर के अलग अलग कंट्रीज से हेल्प भी मांग रहे थे, एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो प्रूव कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कितना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है लोगों के बीच में, और कैसे लोगों को वो लूट रहे हैं. Accordingly, the British government started preparing various plans for granting independence to India. So now British government को ये समझ में तो आ गया था कि हमें इंडिपेंडेंस इंडियंस को देना ही पड़ेगा, बट उनके पास बहुत सारे अलग अलग प्लान्स थे कि पॉलिटिकली उनको फ्रीडम दी जाए या कैसे तरीके की फ्रीडम दी जाए. तो इसके लिए अलग अलग उनके जो ऑफिसर्स थे, वॉइस रॉयस थे, गवर्नर्स थे, वो काफ़ी डिफरेंट वेरियस प्लान्स लेकर आने लगे कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस हम दे सकते हैं. The Indian National Congress was founded on the principle of secularism. So तभी फॉर्म हुआ हमारा नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जो कि प्रिंसिपल पे बना सेक्युलरिज्म पे, यानी कि सारे कास्ट एंड सारे रिलीजियस को एक साथ लेके चलने वाला, एक सोशलॉजी, एक सोशल आइडियाज़ को साथ में कैरी करने वाला. पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन दी नेशनल स्ट्रगल. सो यस, दैट वॉज ट्रुथ. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, हमारे जो कॉमन मैन थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, किसी भी रिलीजन के थे, वो सबका सब एक ही मकसद था कि बस इंडिया को किसी भी तरीके से स्ट्रगल करके, किसी भी तरीके से लड़ कर इंडिया को बस फ्रीडम दिलाना ही है. टू वीकन दिस मूवमेंट द ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. सो ये प्रॉब्लम से, यानी कि जो नेशनल यूनिटी बन गई थी अलग अलग कास्ट एंड रिलीजियस के बीच में, सारे लोग जो एकजुट हो गए थे, टू ब्रेक दिस यूनिटी अप, ब्रिटिशर्स ने अपना फेमस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल लेकर आए. डिवाइड एंड रूल यानी कि वो लोगों को डिवाइड करते थे. डिवाइड यानी कि उनको अलग अलग कास्ट के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, इकोनॉमिक स्टेटस के नाम पे उनको तोड़ने की कोशिश करते थे कि इनकी यूनिटी कैसे भी ब्रेक हो जाए. और फिर एक बार जब यूनिटी ब्रेक हो गया तो वो ईजिली उस पर रूल करते थे. जैसे वो प्रोवर्ब है किड्स, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि एक साथ रहोगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, अगर आप डिवाइड हो जाते हो तो आप वीक पड़ जाते हो. इट्स कॉन्सिक्वेंसेज वर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. सो ब्रिटिश के ये इसी पॉलिसी की वजह से, डिवाइड एंड रूल की वजह से ही उन्होंने क्या किया, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स करवाएं, एंड ना कि सोशल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कराएं, राइट्स कराएं, बल्कि इन्होंने ये चीज़ पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भी डाल दी, और जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में से ही डिवाइड होकर मुस्लिम लीग, एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी रेडी हो गया. इन 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of an independent Muslim state. So 1930 में ही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आइडिया लाया कि मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट का निर्माण किया जाए, अलग स्टेट ही बना दिया जाए. लेटर चौधरी रहमत अली पुट एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान. बैरिस्टर
Muhammad Ali Jinnah put forth the two nation theory and demanded a separate Muslim nation named Pakistan. So later on 1930 के बाद में मोहम्मद जिन्ना ने एक अलग आइडिया रखा जिसमें उन्होंने स्टेट नहीं बल्कि एक अलग कंट्री की ही डिमांड कर दी, एक अलग नेशन के बारे में डिमांड कर दी। उनका आइडिया था कि इंडिया को ब्रेक करके दो कंट्रीज़ बनाई जाए, एक कंट्रीज़ जिसमें से मुस्लिम्स रहें एंड एक कंट्री जिसमें सिर्फ हिंदूज़ रहें, ये दूसरे कास्ट के लोग रहें, एंड उसको नाम दिया जाए पाकिस्तान। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ओनली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था अब वो सिर्फ एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन रह गया था। जबकि आप जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में देखोगे एंड आपके हिस्ट्री के अलग अलग बुक्स में भी देखोगे, चाहे वो किसी भी लाइक बोर्ड का हो, सो हर जगह आपको सेम चीज़ मिलेगा कि स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था तो हर कास्ट रिलीजन के लोगों ने एक साथ ये स्ट्रगल शुरू किया था, एक यूनिटी में शुरू किया था। बट जब ब्रिटिशर्स का जो थ्रोन था जब वो वीक पड़ने लगा तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल को सक्सेसफुली इंडिया में ला के एंड हमारी कंट्री की यूनिटी को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया। एंड एट लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, जो अलग अलग कास्ट एंड रिलीजन के लोगों ने मिलकर बनाया था, अब वो सिर्फ एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनकर ही रह गया था। द मुस्लिम्स हैव नो बेनिफिट ऑफ इट। Such kind of propaganda was started by Barrister Jinnah and the Muslim League. So, मोहम्मद जिन्ना एंड मुस्लिम लीग के लोगों ने ऐसा पूरे कंट्री में कर दिया कि मुस्लिम्स का हेल्प इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ही है एंड सिर्फ वो हिंदूज़ की हेल्प करने वाला है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन था, जो मुस्लिम लोग थे, उनका भरोसा इंडियन नेशनल कांग्रेस पर से उठ गया और जिन्ना के ऊपर ज़्यादा भरोसा वो करने लगे। द वॉवल प्लान। अब जो वॉवन थे, लॉर्ड वॉवन, वो इंडिया के वॉइसरॉय थे 1945 में। उन्होंने एक प्लान ड्रॉ किया। अब इनका प्लान क्या था? देयर वाज डिफरेंट प्रोविजन इन दिस प्लान। अलग अलग प्रोविजंस यानी कि अलग अलग सेक्शंस थे, अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने हर तरीके में कुछ डिफरेंट चीज़ों को प्लान आउट करके रखा हुआ था। अकॉर्डिंगली सम ऑफ इस प्रोविजन were that in the central and provincial legislation Muslim, Dalits and minorities should be given proper representation and there will be an equal number of Hindus and Muslim members in the Viceroy's Executive Council. So एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया कि जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा उसमें मुस्लिम्स, दलित्स, माइनॉरिटीज़ यानी कि जो लोअर कास्ट थी उस टाइम की, माइनॉरिटीज़ यानी कि पिछड़ी जाति जो थी वो, एज वेल एज हिंदूज़, सबके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी कि उनको प्रेजेंट करने के लिए लोग होंगे। अ मीटिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला टू कंसिडर द वॉवल प्लान। सो इसके रिगार्डिंग शिमला में एक मीटिंग रखा गया जिसमें सारे इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटेंड करना था एंड वो वॉवल प्लान के बारे में डिस्कस करना था। बैरिस्टर जिन्ना insisted that only the Muslim League should have the right to suggest the names. So जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही ये पावर होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए कि वो नाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का वॉइसरॉय के सामने रख सकें। बट द काउंसिल अपोज्ड इट। जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने इस प्लान को अपोज किया। देयरफॉर द वॉवल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल एंड इसकी वजह से वॉवल प्लान जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो सारे प्रोविजंस, वो सारे प्लान्स रद्द कर दिए गए। कैबिनेट मिशन। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश रूलर्स वर इन फेवर After the end of Second World War, the British rulers were in favor of granting freedom to India. So जैसे Second World War ख़त्म हुआ, ब्रिटिशर्स के जो रूलर्स थे, ब्रिटिश के रूलर्स जो थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब एनी हाउ इंडिया को फ्रीडम देना ही, उनको फ्रीडम ग्रांट करना ही है। इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली क्लैरिफाइड दैट द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया। सो एक बार उन्होंने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के ब्रिटिशर्स के, उन्होंने ये क्लेरिफाई भी कर दिया कि उनके प्लान्स क्या हैं एंड कैसे किस पॉलिसीज़ के तहत वो इंडिया को फ्रीडम देंगे। सो प्लान कुछ ऐसा था कि अकॉर्डिंग टू इट
the right of Indian people to draft their own constitution was recognized. So ये सबसे पहला फ्री इंडिया का एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप था कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लेटर ऑन फ्रेम किया, सो इंडिया को ये अधिकार मिल गया कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, जिसके हेल्प से, जिसके बलबूते, जिन पिलर्स के बलबूते हम अपने कंट्री को स्मूथली रन कर सकें, अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर एंड हर तरीके के चेंजेस हम ला सकें. इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट द इशूज़ ऑफ द माइनॉरिटीज़ विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. सो जो माइनॉरिटीज़ थे, जो उस टाइम के पिछड़े लोग थे, उनको भी इंडिपेंडेंट इंडिया साथ में लेकर चलेगी और वो इंडिया के इंडिपेंडेंस में रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएंगे. इन मार्च 1947, a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in the front of the Indian leaders. This is called cabinet mission. So later on, Britishers के जो ministers थे, उन्होंने ये सारा कुछ प्लान इंडियन लीडर्स के सामने रखा, रिप्रेजेंट किया, और इसी को बोला जाता है कैबिनेट मिशन, जिसमें इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की आज़ादी दे दी गई एंड ये कंफर्म हो गया कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस 100% मिलेगा ही. सम ऑफ द प्रोविजंस इन द प्लान वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस. सो इवन ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके जो प्लान्स थे, इसके जो प्रोविजंस थे, वो कांग्रेस को काफ़ी सारे एक्सेप्टेबल नहीं थे. Similarly, there was no provision of independent state for the Muslim, so the Muslim League was unsatisfied. And ये जो कैबिनेट मिशन के जो प्रोविजंस थे, इसमें कहीं पर भी मुस्लिम लीग के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट का प्रोविज़न नहीं था, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट ग्रांट नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के लोग अनसेटिस्फाइड रह गए, यानी कि नाखुश रह गए. देयरफॉर कैबिनेट मिशन वॉज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड. सो मुस्लिम लीग ने उस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड इसकी वजह से कैबिनेट मिशन भी जो था वो फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं हुआ. डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि द डे व्हेन डायरेक्ट एक्शन यानी कि बड़ा एक्शन टेक प्लेस हुआ, बड़ी कामयाबी मिली. सिंस द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन. सो उनको, मुस्लिम लीग को अलग स्टेट नहीं मिला, अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे, बड़ा कदम उठाएंगे. अकॉर्डिंगली 16 अगस्त 1946 was declared to be observed as डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग. सो ये डिसाइड हुआ कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन लेगी. अब ये एक्शन क्या था? द फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम लीग रिजॉर्टेड टू वायलेंट वेज. सो मुस्लिम लीग के जितने भी फॉलोअर्स थे ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, वायलेंट तरीक़ों को उन्होंने यूज़ किया. देयर वर हिंदू मुस्लिम राइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड इसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग जगह पर, थ्रू आउट इंडिया जब मैं बोलता हूँ किड्स, तो आज के डेट का जो मॉडर्न पाकिस्तान है वो, एंड बांग्लादेश है वो भी इंक्लूडिंग इसमें ही है. सो ऑल ओवर इंडिया राइट्स होने लगे, हिंदू मुस्लिम फाइट्स होने लगी रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे. देयर वर मसैकर्स इन दी नौखिला रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. सो मसैकर्स यानी कि कत्ल होने लगे, मर्डर्स होने लगे, लोग एक दूसरे का खून करने पे उतारू हो गए, ब्लड शेड होने लगा. टू स्टॉप दिस वायलेंस, गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ. सो ये सारा कुछ रोकने के लिए गांधी जी डायरेक्टली बंगाल चले गए बिना अपने लाइफ का फिक्र किए, एंड वहाँ पर जाके उन्होंने पीस मेंटेन करने का बहुत ही ट्राई किया. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश पीस देयर. सो ये सारी कहानी थी डायरेक्ट एक्शन डे पे. जब मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं थी कैबिनेट मिशन के साथ में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे. 16 अगस्त 1946 को जितने भी फॉलोअर्स थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वायलेंट तरीके से राइट्स करने शुरू कर दिए, एंड इस राइट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बंगाल में, जहाँ पर मसैकर्स होने लगे, काफ़ी ज़्यादा कत्ल होने लगे, दंगे काफ़ी भड़क गए. एंड टू स्टॉप दिस, गांधी जी फाइनली वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. नाउ
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम। सो जब तक हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर बढ़ें किड्स, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। एंड सिर्फ अच्छा ही नहीं, अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए और भी आपको अगर वीडियोस चाहिए आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें सजेस्ट ज़रूर करें। वी विल मेक वीडियोज़ एंड ट्राई टू हेल्प यू एज़ फार एज वी कैन। एंड वीडियो अगर आपको बहुत ही पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प करेंगे एज वेल एज चैनल को भी ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन विद द टॉपिक। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। सो फाइनली वॉइसरॉय वेवन ने डिसाइड किया कि अब हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि एक समझौता करके एक वेल बैलेंस्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए ट्राई करेंगे। विद द ब्लेज ऑफ वायलेंस हैड राइजन इन द कंट्री। सो पूरे कंट्री में हर जगह पर वायलेंस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ रिलीजन। सो वॉइसरॉय वेवन एस्टेब्लिश अ इंटरिम गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। सो अब इन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म की, जो इंटरिम गवर्नमेंट था, उसके हेड बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट। सो सिंस जो हमारे जो लीडर थे वो किसी और पार्टी के थे, सो मुस्लिम लीग ने उनको भी सपोर्ट नहीं किया उस गवर्नमेंट में, उन्होंने पार्टिसिपेशन करने से साफ इनकार कर दिया। बट लेटर ऑन ड्यू टू सम कंडीशंस उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। But since the leaders of Muslim League adopted the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. But पार्टिसिपेट करने के बाद भी मुस्लिम लीग के जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने पॉलिसी यूज़ किया ऑब्स्ट्रक्शंस का, यानी कि वो किसी भी बात को, किसी भी प्लान को वर्क करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स डाल देते थे। एंड इसकी वजह से वो गवर्नमेंट भी फेल हो गई, इंटरिम गवर्नमेंट भी वर्क नहीं कर पाई। नाउ लेटर ऑन माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान के साथ में आए। द प्लान वॉज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर एटली हैड अनाउंस दैट इंग्लैंड वुड लीव इट्स डोमिनियन ऑन इंडिया बिफोर जून 1948। सो एटली ने अनाउंस कर दिया था कि इंग्लैंड पूरी तरीके से इंडिया को छोड़ देगी जून 1948 तक। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द ट्रांसफर इन पावर लॉर्ड बैटन। सो अब जो भी सारा पावर था इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को रूल करने का, इंडिया को चलाने का, वो सारा कुछ ट्रांसफ़र होने वाला था। सो नाउ माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन को एज अ वॉइसरॉय अपॉइंट कर लिया। बैटन हेल्ड डिस्कशंस विद प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया। सो इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट यानी कि बड़े बड़े रूलर्स थे, लीडर्स थे, उन सबके साथ में माउंटबेटन ने बातें की, डिस्कशंस किए काफ़ी सारे। देयरफॉर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन। सो उस टाइम के कंडीशंस को देखते हुए, उस टाइम के राइट्स को देखते हुए, उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स के मेंटलिटी को देखते हुए एंड जो सोसाइटी में बड़ी से रिफ्ट आ गई थी उसको देखते हुए माउंटबेटन ने फाइनली डिसाइड किया लीडर्स के साथ में बैठकर कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, दो नया कंट्री क्रिएट किया जाएगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। एंड दोनों भी कंट्रीज़ जो होंगे वो इंडिपेंडेंट नेशन होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई भी रूल नहीं करेगा, उन दोनों कंट्रीज़ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी गवर्नमेंट रूल करेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन। सो कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन को, यानी कि जो बंटवारा था, जो दो कंट्रीज़ बनाने की जो बातें थी, उन दोनों को अपोज किया, मना कर दिया उन्होंने पार्टीशन से। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, but the Muslim League remained adamant on the creation of Pakistan. Adamant on the creation of Pakistan. But however, कांग्रेस के बहुत बार ट्राई करने पे भी और उनके कितने भी स्ट्रांग उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों ने, आई मीन द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दैट टाइम, उन्होंने अपने प्लान के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से डटे रहे एंड पाकिस्तान को क्रिएट करवाने के बात पर वो अड़े ही रहे। नेशनल कांग्रेस वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विथ कम्प्लीटली
हेल्पलेसनेस। सो इसकी वजह से नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी ट्राई करने के बाद भी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ट्राई करने के बाद भी पार्टीशन का डिसीजन जो था उसको रोका ना जा सका एंड पार्टीशन फाइनली हो ही गया। सो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ यहाँ पर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया। सो एज यू कैन सी द पिंक कंट्री ओवर हियर, दिस वाज इनिशियली पार्ट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था एंड ऑल्सो दिस पोर्शन ओवर हियर वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इतना बड़ा हमारा कंट्री हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ civil issues, because of religion, and because of the policy of divide and rule which was initiated by the Britishers itself, जिन्होंने हमारे कंट्री में आग लगा दी। Because of that, our vast nation, our great nation was divided into three pieces: Pakistan, India and later on Bangladesh. So कुछ इस तरीके से हमारी कंट्री डिवाइड हो गई। Indian Independence Act. So later on 18th July 1947, on the basis of Mountbatten's plan, the Indian Independence Act was passed in the British Parliament. So finally Mountbatten के recommendation पे, Mountbatten के पास किए rules and regulations पे finally 18th जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया गया। ऑन 15th August 1947 द टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो जुलाई में पास करने के बाद उसके इमिडिएटली आफ्टर 1 month, विद इन 1 month वी कैन से इंडिया और पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस हो गया, यानी कि दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट ब्रिटिशर्स ने घोषित कर दिया। देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम एंड 15th अगस्त 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं चलेगा। उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ही उनको रूल करेगी। द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट विल ऑल्सो कम टू एन एंड आफ्टर दैट जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उनकी जो सुप्रीमेसी थी, उनका जो रूल था, उनका जो रायन था, दैट विल कम टू एन एंड। द एक्ट प्रोवाइडेड देम द राइट टू आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट एक्ट, जो प्रिंसली स्टेट थे या तो वो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में अपने आप को सरेंडर करके मर्ज हो जाते हैं उन कंट्रीज़ में, या फिर अपने आप को एक पावरफुल मीन्स एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर भी वो रख सकते थे। फाइनली इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। India was granted independence on 15th August 1947. So as per the act which was passed on 18th July 1947, 15 अगस्त 1947 से इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जाने लगेगी। अ मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली was going on in the hall of Parliament House in Delhi at the midnight of 14th August 1947. So जस्ट आज़ादी से एक दिन पहले, फाइनल रेजोल्यूशन से पहले 14 अगस्त को दिल्ली में पार्लियामेंट की एक मीटिंग चल रही थी मिडनाइट के टाइम पर। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड। डिपेंडेंस कम टू एन एंड। सो जैसे रात के 12 बजे पार्लियामेंट ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि नाउ जो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो रूल था, इंडिया जो डिपेंडेंट थी ब्रिटिशर्स के ऊपर, इंग्लैंड के थ्रोन के ऊपर, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोवर्ड एंड इन इट्स प्लेस द इंडियन ट्राई फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड। सो फाइनली जो यूनियन जैक का जो फ्लैग था ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का, उसको लोअर कर दिया गया, उसको निकाल दिया और इंडिया का जो हमारा तिरंगा है उसको पूरी तरीके से फुल फ्लेज तरीके से उसको लगा दिया गया। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द
150 years of slavery. So finally 150 years की slavery के बाद इंडिया को completely ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गया. The joy of attainment of freedom was not untilted. So finally, after so many sacrifices, after so many struggle, after so many disputes, finally इंडिया को इंडिपेंडेंस फ्रीडम मिल गया. Indian people were grieved due to the partition of the country and the terrible violence during that period. बट ये जो इंडिपेंडेंस था उसको एक प्राइस पे करना पड़ा. जैसे पार्टीशन हुआ लोग माइग्रेट करने लगे, कई लोग पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, कई लोग इंडिया की तरफ जाने लगे. सो बिकॉज ऑफ दिस कंट्री में बहुत सारा वायलेंस हुआ, काफ़ी सारे लोगों की जान गई. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, देयर फैमिलीज, देयर हाउसेज, देयर प्रॉपर्टीज़. हर तरीके का डिस्ट्रक्शन उस टाइम पर हुआ. सो एक तरफ था फ्रीडम की खुशी, बट उससे बढ़कर थी पार्टीशन की, बंटवारे की दुख. Instead of joining the celebration of independence, Gandhi ji was striving hard in Bengal. So इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी ने जितना स्ट्रगल किया था, बट ये एन्जॉयमेंट को ना करके गांधी जी अभी भी बंगाल में थे ताकि वहाँ का जो वायलेंस है पार्टीशन के टाइम का उसको वो हैंडल कर सकें, लोगों को समझा सकें. Within 6 months of the attainment of freedom of India, Gandhi ji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30th January 1948. सो विद इन 6 मंथ, जैसे हमें फ्रीडम मिला उसके बस 6 मंथ्स के अंदर गांधी जी को असैसिनेट यानी कि उनका मर्डर कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया बाय नथुराम गोडसे ऑन 13th January 1948. गांधी जी strove day and night to preserve Hindu-Muslim unity and laid down his life for the same. गांधी जी ने दिन रात करके काफ़ी मेहनत की थी कि हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी है उसको मेंटेन करके रखा जाए. बट फाइनली उनका लाइफ जो था एक एंड पर आ गया एंड उसके साथ में ये जो थॉट था वो भी कुछ समय के लिए एंड हो गया. एंड दिस वाज द स्टोरी कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. एंड किस समय इंडिपेंडेंस तो मिल गया, बट उस इंडिपेंडेंस के लिए हमें काफ़ी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. हमारे इंडिया का जो बैलेंस था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया. हमारे लोगों के बीच में काफ़ी ड्रिफ्ट आ गया, हमारी कंट्री ब्रेक हो गई. हमारे कंट्री ने काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को, काफ़ी ग्रेट लीडर्स को खो दिया. एंड नॉट ओनली द ग्रेट लीडर्स बट हमारे जो थ्रू आउट जो लीडर्स थे, जो कॉमन लोग थे, उनके बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ. इंडिया ने वायलेंस को फेस किया, इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया, हर तरीके के प्रॉब्लम को फेस किया. बट 150 ईयर्स का जो स्लेवरी था वो एंड हो गया. सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 12 ऑफ 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री. होप यू लाइक द वीडियो. Stay tuned for more such videos. See you in the next video while the discussion of chapter number 13. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जा कर के वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स आप प्लेलिस्ट में से चेक करके क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं, अपने बुक्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.